हेलो और वेलकम। सोचा है कभी कि हर प्रॉमिस, हर वादा, क्या वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? शायद नहीं। एक खास एलिमेंट चाहिए होता है हाँ बिल्कुल। और वो एलिमेंट है कंसिडरेशन। लीगल टर्म्स में इसे क्विड प्रो कोवी कहते हैं, हाँ। मतलब समथिंग इन रिटर्न। इसके बिना आप कह सकते हैं कि कोई प्रॉमिस लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता। ओके, तो इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। आज हमारे पास कुछ लीगल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम ये जानेंगे कि ये कंसिडरेशन आखिर है क्या और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसके रूल्स क्या हैं। कोशिश है कि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। राइट। तो शुरू करते हैं बेसिक आइडिया से। कंसिडरेशन एसेंशियली वो प्राइस है जो एक पार्टी यानी प्रोमिसी दूसरी पार्टी यानी प्रोमिसर के वादे के बदले में देती है। हाँ, और सोर्सेज ये बताते हैं कि इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो जो प्रॉमिसर है उसे कोई बेनिफिट मिल रहा हो, कोई इंटरेस्ट, या फिर जो प्रॉमिसी है उसे कोई नुकसान उठाना पड़ रहा हो, कोई जिम्मेदारी लेनी पड़ रही हो, या कोई काम करने या ना करने की पाबंदी हो। समझ गई। तो सेक्शन 2D है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो इसे और डिफाइन करता है, राइट? हाँ बिल्कुल। सेक्शन 2D कहता है कि जब प्रॉमिसर की इच्छा पर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिसर की इच्छा पर प्रॉमिसी या कोई और तीसरा व्यक्ति भी, कोई और भी? ओके। हाँ, कोई तीसरा व्यक्ति भी कुछ कर चुका है, मतलब पास्ट में, या कर रहा है प्रेजेंट, या करने का वादा करता है फ्यूचर, या फिर कुछ करने से रुक चुका है, रुक रहा है, या रुकने का वादा करता है, तो ये जो काम है या रुकना है या वादा है, यही उस प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन है। मतलब ये एक्ट भी हो सकता है कुछ करना और एब्स्टिनेंस भी कुछ ना करना। जैसे एक एग्जाम्पल था सोर्स में, अगर अभिषेक भारती पर केस न करने का प्रॉमिस करे इस शर्त पर कि भारती उसे 1 लाख रुपए देगी, हाँ तो अभिषेक का वो केस न करना, वो एब्स्टिनेंस भारती के पेमेंट के लिए कंसिडरेशन बन गया। एग्जैक्टली। और ये जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन हमेशा पैसा ही हो। जैसे वो कॉलेज वाला एग्जाम्पल कि 95% से ज्यादा स्कोर करने वालों को जॉब मिलेगी, ये भी स्टूडेंट्स के एफर्ट, उनके एक्ट के लिए वैलिड कंसिडरेशन है। पर इसमें की पॉइंट वो प्रॉमिसर की डिजायर वाला है। अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ कर दे बिना प्रॉमिसर के कहे, जैसे आर ने एस का सामान आग से बचाया बिना एस के रिक्वेस्ट के, तो आर बाद में रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि एस की डिजायर या रिक्वेस्ट नहीं थी। गॉट इट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आते हैं कुछ और जरूरी लीगल रूल्स पर। पहला तो यही लगता है कि कंसिडरेशन प्रॉमिसर की डिजायर या रिक्वेस्ट पर ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पहला रूल यही है। वो दुर्गा प्रसाद वी बलदेव वाला केस याद है? कलेक्टर के कहने पर मार्केट बनी, बाद में दुकानदारों ने कहा हम कमीशन देंगे, कोर्ट ने कहा नहीं, ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट दुकानदारों की रिक्वेस्ट पे थोड़ी बनी थी, वो तो कलेक्टर के कहने पे बनी थी। तो दुकानदारों की तरफ से कोई डिजायर नहीं थी पहले। अच्छा ठीक है। अब दूसरा रूल ये इंडिया में इंग्लिश लॉ से थोड़ा अलग है ना, कि कंसिडरेशन प्रोमिसी से ही आए ये जरूरी नहीं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंडिया में कंसिडरेशन प्रॉमिसी से आ सकता है या किसी तीसरे व्यक्ति से भी, मतलब स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है, पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं। हाँ। वो चिन्नैया वर्सेस रमैया केस। हाँ हाँ, वो क्लासिक एग्जाम्पल जिसमें एक ओल्ड लेडी ने प्रॉपर्टी अपनी बेटी को गिफ्ट की। इस शर्त पे हाँ। कि बेटी अपने मामा को एन्युइटी, मतलब एक एनुअल पेमेंट देगी। हाँ। बेटी ने प्रॉमिस तो किया, हाँ। पर पैसे दिए नहीं। और मामा ने सू कर दिया। हाँ, और वो जीत गए। कोर्ट ने कहा कि बेटी के प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन तो था, भले ही वो कंसिडरेशन प्रॉपर्टी का गिफ्ट मामा से नहीं, लेडी से आया था। हाँ। पर वो बेटी के प्रॉमिस के लिए सफिशिएंट था। इंटरेस्टिंग। तो कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकता है। ओके। तीसरा पॉइंट, कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन मतलब जब एक पार्टी ने अपना हिस्सा परफॉर्म कर दिया है। जैसे ए ने बी को 5,000 रुपए दे दिए, ए का काम हो गया, अब बी का प्रॉमिस परफॉर्म होना बाकी है। अच्छा। और एग्जीक्यूटरी? एग्जीक्यूटरी मतलब जब दोनों तरफ से प्रॉमिसेस फ्यूचर में परफॉर्म होने हैं। जैसे उसी एग्जाम्पल में बी ने प्रॉमिस किया कि वो बदले में 1 महीने बाद गेहूं डिलीवर करेगा, तो यहां दोनों तरफ से प्रॉमिसेस फ्यूचर के लिए हैं। ठीक है। चौथा रूल टाइम से रिलेटेड है। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है। हाँ, सेक्शन 2D की डेफिनेशन में ही ये तीनों कवर होते हैं। हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग पास्ट, डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग प्रेजेंट, promises to do or abstain from doing future. पास्ट कंसिडरेशन इंडिया में वैलिड है अगर वो प्रॉमिसर की रिक्वेस्ट पर पहले किया गया हो। Yes, exactly.
मान लो ए ने बी की रिक्वेस्ट पर पहले कोई काम किया था और बी ने बाद में कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगा, तो ए वो प्रॉमिस एनफोर्स कर सकता है क्योंकि पास्ट एक्ट बी की रिक्वेस्ट पर हुआ था। प्रेजेंट का तो सिंपल है, कैश सेल, सामान दिया, पैसे लिए, कंसिडरेशन साइमल्टेनियसली एक्सचेंज हो गया। ओके, अब ये 5वां रूल, ये काफी लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है। कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। लॉ जनरली ये नहीं देखता कि जो चीज बदले में मिल रही है उसकी वैल्यू बराबर है या नहीं। अगर कोई अपनी 60 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिर्फ इस बात पर कि प्राइस बहुत कम है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाता। सीरियसली? 60 लाख की चीज 10 लाख में? हाँ, लॉ मानता है कि पार्टीज अपनी बार्गेन खुद करने के लिए फ्री हैं, लेकिन इसमें एक बट है। अच्छा, क्या? अगर पार्टी बाद में ये कहे कि मेरी सहमति कंसेंट फ्री नहीं थी, मतलब कोअर्जन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, फ्रॉड था, तब ये जो इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस बन सकता है ये साबित करने के लिए कि हाँ, कंसेंट फ्री नहीं था। अच्छा, तो मतलब कम प्राइस अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड नहीं करता, पर अगर कंसेंट पे सवाल उठे तब ये रेलेवेंट हो जाता है। प्रिसाइसली। जब तक कंसेंट फ्रीली दिया गया है, बार्गेन की फेयरनेस पर लॉ कमेंट नहीं करता यूजुअली। ओके, छठा रूल, अगर कोई व्यक्ति वो काम कर रहा है जो वो पहले से ही लीगली करने के लिए बाउंड है, तो वो काम कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। करेक्ट। जैसे एक विटनेस है, उसे कोर्ट में सच बोलने के लिए बुलाया गया है। अब कोई उसे कहे कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा अगर तुम सच बोलोगे, तो ये प्रॉमिस वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि विटनेस तो लीगली बाउंड है सच बोलने के लिए, वो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा उस पैसे के बदले में। हाँ, लेकिन अगर वो पर्सन लीगली रिक्वायर्ड से ज्यादा कुछ करने का प्रॉमिस करता है और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, तब वो एक्स्ट्रा एफर्ट वैलिड कंसिडरेशन हो सकता है। ठीक है। 7वां, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं। मतलब उसकी लॉ की नजर में कोई वैल्यू होनी चाहिए और वो फिजिकली और लीगली पॉसिबल भी होना चाहिए। अब कोई कहे कि मैं जादू से तुम्हारे लिए खजाना ढूंढ दूंगा या किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दूंगा। हाँ, ये तो इल्यूजरी है। बिल्कुल। तो ऐसा प्रॉमिस वैलिड कंसिडरेशन नहीं बन सकता। इट मस्ट बी रियल एंड हैव सम वैल्यू हाउएवर स्मॉल। ओके, और 8वां, आखिरी रूल, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। यस, ये बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सेक्शन 23 कहता है कि ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल था सोर्स में कि 50,000 रुपए लेकर किसी को सरकारी बैंक में जॉब दिलवाने का प्रॉमिस। हाँ, वो वॉइड है क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, करप्शन को बढ़ावा देता है। सो कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। तो ये थे कंसिडरेशन के कुछ की रूल्स। हमने समझा कि ये समथिंग इन रिटर्न है, प्रॉमिसर की डिजायर पर होना चाहिए, प्रॉमिसी या किसी और से आ सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो सकता है, और सबसे सरप्राइजिंग शायद कि उसका एडिक्वेट होना जरूरी नहीं, पर रियल और लॉफुल होना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। बिल्कुल, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नींव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर है। इसके बिना प्रॉमिसेस लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स नहीं बन पाते। इट्स फंडामेंटल। सही कहा। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट न हो, मतलब वैल्यू में बहुत कम हो, पर पार्टी का कंसेंट बिल्कुल फ्री था, कोई दबाव, कोई फ्रॉड नहीं था, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फेयर माना जाना चाहिए? लीगैलिटी और जो हमारी डे टू डे फेयरनेस की समझ है, उसके बीच ये लाइन कहाँ खींचनी चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली डिस्कशन में। तो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लीगल सवाल देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसा इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट का सीधा हिस्सा नहीं था, वो उस पर केस कर सकता है। हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं। तो मिशन ये है कि समझें कि ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल आखिर है क्या और कब कोई थर्ड पार्टी भी एक्शन ले सकती है। बिल्कुल। देखो, आमतौर पर रूल बहुत सिंपल है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले लोग जो पार्टीज हैं वही एक दूसरे पर सू कर सकते हैं। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा। और हाँ, भले ही कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन मतलब जो लेन देन है वो किसी तीसरे व्यक्ति से आया हो, वो तीसरा व्यक्ति नॉर्मली सू नहीं कर सकता। लेकिन इस रूल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस भी हैं। राइट। तो पहले रूल को थोड़ा और पक्का करते हैं ना। एक सोर्स में एग्जाम्पल था, जैसे मान लीजिए पी ने क्यू से पैसे उधार लिए ठीक, और अपनी प्रॉपर्टी आर को बेच दी, इस वादे के साथ
कि भाई आर जो है वो क्यू का लोन चुका देगा। हाँ, अब अगर आर पैसे नहीं देता तो क्यू डायरेक्टली आर पर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्यू उस कॉन्ट्रैक्ट में एक स्ट्रेंजर है, वो पी और आर के बीच का मामला है। ये एग्जाम्पल 14 था शायद। एग्जैक्टली, करेक्ट। ये है बेसिक रूल फाउंडेशन। पर अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे, एक्सेप्शंस। क्योंकि लॉ भी समझता है कि कई बार फेयरनेस के लिए प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इस रूल से हटना जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो पहला एक्सेप्शन क्या है? कौन सा रास्ता है जहां ये रूल लागू नहीं होता? पहला है ट्रस्ट। अगर किसी के फायदे के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है तो वो बेनिफिशियरी जिसको फायदा मिलना है वो अपने राइट्स के लिए केस कर सकता है, भले ही वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ना हो जो सेटलर और ट्रस्टी के बीच हुआ था। ओके, मतलब इंटेंशन देखी जाती है कि ट्रस्ट किसके बेनिफिट के लिए बना है। बिल्कुल। और इससे मिलता जुलता दूसरा एक्सेप्शन है फैमिली सेटलमेंट। अगर फैमिली के बीच कोई रिटन सेटलमेंट हुआ है जिसमें किसी मेंबर को कुछ बेनिफिट मिलना तय हुआ है तो वो मेंबर उसे इन्फोर्स कर सकता है, फिर चाहे उसने ओरिजिनल एग्रीमेंट साइन ना भी किया हो। हाँ, जैसे वो एग्जाम्पल 15 हाँ। था ना, 2 भाइयों ने प्रॉपर्टी बांटी और माँ को अलाउंस देने का वादा किया। हाँ, और फिर बाद में मना कर दिया तो माँ उन पर केस कर सकती है। बिल्कुल। और वो एग्जाम्पल 16 भी तो था, हस्बैंड वाला, जिसमें हस्बैंड ने वाइफ के फादर को प्रॉमिस किया था। हाँ, कि वो वाइफ को ठीक से रखेगा वरना अलाउंस देगा। वाइफ ने इल ट्रीटमेंट होने पर सू किया जबकि कॉन्ट्रैक्ट उसके फादर और हस्बैंड के बीच था। तो फैमिली अरेंजमेंट्स को लॉ एक स्पेशल दर्जा देता है। सही है। तो ये 2 हो गए, ट्रस्ट और फैमिली सेटलमेंट। तीसरा भी इसी से जुड़ा है। कुछ स्पेसिफिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अगर किसी तीसरे पर्सन के बेनिफिट का प्रोविजन है तो वो सू कर सकता है। ओके। चौथा है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी काफी कॉमन है। जब कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किसी और को असाइन या ट्रांसफर कर दिया जाता है तो जिसे बेनिफिट मिला है मतलब असाइनी, वो उसे इन्फोर्स कर सकता है। जैसे वो इंश्योरेंस पॉलिसी वाला एग्जाम्पल 17। बिल्कुल। जहां अंकित शर्मा ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेटे के नाम असाइन कर दी तो बेटा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकता है, जबकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पिता और कंपनी के बीच था। ये तो काफी यूजफुल है, पर इसमें कोई पेच है, कोई लिमिटेशन? हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है। असाइनमेंट वहां काम नहीं करता जहां कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल या क्वालिफिकेशन पर बेस्ड हो। जैसे आपने किसी फेमस आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, अच्छा। तो वो आर्टिस्ट ये काम किसी और को असाइन नहीं कर सकता, वो पर्सनल स्किल है। गॉट इट, समझ गई। अगला क्या है, 5वां पॉइंट, एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर प्रॉमिसर यानी जिसने वादा किया है वो अपने एक्शन से या बातों से ये मान लेता है, एक्नॉलेज कर लेता है कि वो किसी थर्ड पार्टी के लिए पैसे होल्ड कर रहा है या उसका एजेंट है, तो फिर वो उस थर्ड पार्टी के प्रति लीगली जिम्मेदार हो जाता है। अच्छा, जैसे वो एग्जाम्पल 18 याद है, एल ने एम को पैसे दिए एन को देने के लिए। एम ने एन को इन्फॉर्म भी कर दिया कि हाँ भाई तुम्हारे पैसे मेरे पास है। हाँ, अब एम बाद में ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसने एक्नॉलेज कर लिया। उसके इस एक्नॉलेजमेंट ने एन को सू करने का अधिकार दे दिया। इसी को एस्टॉपल भी कहते हैं। आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते अगर सामने वाले ने उस पर भरोसा किया है। इंटरेस्टिंग, ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। ठीक है, छठा पॉइंट, कवेनेंट रनिंग विद द लैंड। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है थोड़ा, पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। कभी कभी प्रॉपर्टी के साथ कुछ शर्तें जुड़ी होती हैं जो प्रॉपर्टी के नए मालिक पर भी लागू होती हैं। अगर कोई जमीन इस जानकारी के साथ खरीदता है कि उस पर कुछ पाबंदियां हैं, जैसे एग्जाम्पल 20 में था कि जमीन पर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते ताकि पास वाली खेती की जमीन खराब ना हो, तो वो शर्त, वो कवरेंट जमीन के साथ रन करती है, मतलब बाद के मालिक पर भी लागू होगी और पड़ोसी उसे एनफोर्स करा सकता है। ओके, मतलब शर्त जमीन से जुड़ गई, मालिक से नहीं। ठीक है, और आखिरी एक्सेप्शन? आखिरी वाला काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। ये तो बहुत कॉमन है बिजनेस में। अगर एक एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के दायरे में रहकर प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल 20 में प्रशांत ने अभिनव को एजेंट बनाया घर बेचने के लिए। अभिनव ने तरुण को घर बेचा, तो प्रशांत सीधा तरुण से पैसे मांग सकता है। तो इस सब डिस्कशन का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब बेसिक रूल तो साफ है, कॉन्ट्रैक्ट आपका तो केस भी आपका। हाँ, वो तो है। लेकिन इंडियन लॉ ने कई सिचुएशंस में जहां जरूरत महसूस हुई, जैसे फेयरनेस के लिए, फैमिली की जरूरतों के लिए,
प्रॉपर्टी राइट्स या एजेंसी जैसे बिजनेस अरेंजमेंट्स के लिए वहाँ इस रूल के एक्सेप्शंस बनाए हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये एक्सेप्शंस दिखाते हैं कि लॉ कैसे किताबी नियमों और असल जिंदगी की जो उलझनें हैं उनके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। सिर्फ रूल पर अड़े रहना हमेशा प्रैक्टिकल या जस्ट मतलब न्यायपूर्ण नहीं होता। सही कहा। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये सारे एक्सेप्शंस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो मेन आइडिया है उसको कहीं कमजोर करते हैं या फिर उसे आज के जमाने के हिसाब से ज्यादा प्रैक्टिकल और फेयर बनाते हैं? जरूर सोचिएगा इस पर। स्टार्ट करें। हाँ, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक काफी इंटरेस्टिंग पहलू पर बात कर रहे हैं। हाँ, जनरली तो हम यही सुनते हैं कि बिना कंसिडरेशन मतलब कुछ वैल्यू के एक्सचेंज के बिना कोई अग्रीमेंट वॉइड होता है, मान्य नहीं होता। बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड रूल है। पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या कुछ स्पेशल केसेस में बिना कंसिडरेशन के भी अग्रीमेंट वैलिड हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और हमारे सोर्सेज सेक्शन 25 के कुछ ऐसी एक्सेप्शंस के बारे में बताते हैं। अच्छा। और ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि कानून मतलब सिर्फ सख्त नियमों पर ही नहीं चलता, रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता है। सही बात है। तो चलो देखते हैं ये स्पेसिफिक केसेस क्या है। हाँ, जरूर। ओके, तो पहला एक्सेप्शन है वो अग्रीमेंट्स जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन पर बेस्ड हो। सेक्शन 25(1). हाँ, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो पूरी होनी जरूरी हैं। पहली तो ये कि एग्रीमेंट पार्टीज के बीच नेचुरल प्यार और लगाव से बना हो। ठीक है। दूसरा, पार्टीज का आपस में नियर रिलेशन होना चाहिए, मतलब नजदीकी रिश्ता। जैसे एग्जाम्पल 21 में था, हस्बैंड ने वाइफ को अपनी अर्निंग्स का हिस्सा देने का प्रॉमिस किया। रिटन और रजिस्टर्ड। हाँ, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, नियर रिलेशन। हाँ, और तीसरी कंडीशन, एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए। हाँ, और चौथी, उसे लॉ के तहत रजिस्टर्ड भी करवाना होगा। ये फॉर्मेलिटी जरूरी है। बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल 22 भी है इसमें, जहां एक फादर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ को एक गोल्ड नेकलेस देने का रिटन और रजिस्टर्ड प्रॉमिस किया। ये भी वैलिड है। हाँ, वैलिड है। या फैसिनेटिंग बात यह है कि कानून ये मान रहा है कि जब रिश्ता इतना करीब हो हाँ और साथ में राइटिंग और रजिस्ट्रेशन जैसी फॉर्मेलिटीज भी हों, जी। तो ये चीजें मिलकर कंसिडरेशन की कमी को पूरा कर देती हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से सब्स्टिट्यूट बन जाती हैं। एग्जैक्टली। एक तरह से कंसिडरेशन का प्रॉक्सी। ये दिखाता है कि प्रॉमिस सीरियसली किया गया है, हल्के में नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आते हैं दूसरे एक्सेप्शन पर, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, सेक्शन 25(2). हाँ, ये भी काफी कॉमन सिनेरियो हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने अपनी मर्जी से मतलब वॉलंटरली बिना किसी रिक्वेस्ट के किसी दूसरे के लिए कुछ किया और बाद में वो दूसरा पर्सन जिसके लिए काम किया गया उसे कॉम्पेंसेट करने का प्रॉमिस करता है, तो वो प्रॉमिस वैलिड होगा बिना नई कंसिडरेशन के भी। ठीक है। कंडीशंस क्या है? सर्विस वॉलंटरली दी गई हो। हाँ, ये वॉलंटरी वर्ड की है यहाँ। बिल्कुल, सर्विस प्रॉमिसर के लिए होनी चाहिए और जिस टाइम सर्विस दी गई उस वक्त प्रॉमिसर का एग्जिस्ट करना जरूरी है। अच्छा। और प्रॉमिसर का इंटेंशन कॉम्पेंसेट करने का होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 23 में आर का वॉलेट खो गया था, पी ने ढूंढ कर दिया। हाँ, आर ने खुश होकर पी को 10,000 रुपए देने का प्रॉमिस किया। ये वैलिड है। ठीक है। पास्ट वॉलंटरी सर्विस का कॉम्पेंसेशन। हाँ, या एग्जाम्पल 24, मिस्टर एक्स ने अपने नेफ्यू मिस्टर वाई की कोर्ट केस में मदद की। बाद में वाई ने एक्स को 10,000 रुपए देने का प्रॉमिस किया। ये भी वैलिड है पास्ट सर्विस के लिए। हाँ, इसमें फोकस इसी बात पर है कि सर्विस पहले दी गई जब कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। हाँ, प्रॉमिस बाद में आया उस हेल्प को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सही। ये एक तरह से पास्ट की गई मेहरबानी या मदद के लिए एक मोरल ऑब्लिगेशन को लीगल बैकिंग देना है। हालांकि प्रैक्टिकल लेवल पर यह साबित करना कि सर्विस वॉलंटरी थी वो कभी-कभी चैलेंज हो सकता है। हाँ, वो तो है। अच्छा, तीसरा बड़ा एक्सेप्शन है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, सेक्शन 25(3). हाँ, डेट्स के मामले में ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डेट मतलब कर्जा लिमिटेशन एक्ट के तहत टाइम बार्ड हो गया है, यानी लीगली उसे रिकवर करने का टाइम निकल चुका है। हाँ, मतलब क्रेडिटर अब कोर्ट जाकर पैसा नहीं मांग सकता। एग्जैक्टली। लेकिन उसके बाद भी डेटर मतलब कर्जदार उस डेट को या उसके किसी हिस्से को चुकाने का एक नया रिटन प्रॉमिस साइन करके देता है। अच्छा, नया प्रॉमिस रिटन और साइंड। हाँ, तो ये नया प्रॉमिस वैलिड माना जाएगा बिना किसी फ्रेश कंसिडरेशन के।
एग्जाम्पल 25 में देखें। ए पर सी का 60,000 रुपए का डेट था, टाइम बार्ड हो गया। ए ने लिखकर साइन किया कि वो 50,000 रुपए देगा फाइनल सेटलमेंट में। तो अब ये 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और एनफोर्सेबल है। हाँ, अगर इसको हम बिगर पिक्चर में देखें तो ये बेसिकली एक मॉरल ऑब्लिगेशन को लीगल वैलिडिटी देना है। जब डेटा खुद उसे फॉर्मली लिखित में एक्नॉलेज कर रहा है, लॉ इस फॉर्मल रीएफर्मेशन को रिस्पेक्ट करता है। सही कहा। अच्छा, इन 3 मेन एक्सेप्शंस के अलावा कुछ और स्पेसिफिक सिचुएशंस भी हैं जहां कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक है एजेंसी। सेक्शन 185 कहता है कि एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। राइट। एजेंट अपॉइंट करने के लिए। दूसरा, कंप्लीटेड गिफ्ट्स। सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 1। अगर कोई गिफ्ट दे दिया गया है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। हाँ, मतलब डिलीवरी हो चुकी है। हाँ, तो फिर बाद में ये नहीं कह सकते कि कंसिडरेशन नहीं था इसलिए गिफ्ट वापस दो। कंप्लीटेड गिफ्ट्स वैलिड हैं। हाँ, गिफ्ट तो वैसे भी बिना कंसिडरेशन के ही होता है। बिल्कुल। तीसरा है बेलमेंट। सेक्शन 148। इसका मतलब होता है जब आप अपना सामान मतलब गुड्स किसी दूसरे को किसी खास पर्पस के लिए देते हैं, पोजेशन ट्रांसफर करते हैं, ओनरशिप नहीं। जैसे गाड़ी सर्विस के लिए देना। हाँ, या एग्जाम्पल 26 में जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर वाई को अपने गोडाउन की कीज दी ताकि वाई अपना सामान वहां रख सके। पर्पस पूरा होने पर गुड्स वापस या डिस्पोज किए जाते हैं, इसके लिए कंसिडरेशन हो ये जरूरी नहीं। ठीक है। और एक आखिरी पॉइंट जो सोर्सेज में है। हाँ, चैरिटी वाला। हाँ, अगर कोई चैरिटी का प्रॉमिस करता है और उस प्रॉमिस पर यकीन करके, प्रॉमिसी मतलब जिसे प्रॉमिस किया गया है, वो कोई लायबिलिटी उठा लेता है, कुछ खर्चा कर देता है, मतलब रिलायंस में एक्ट करता है। हाँ, तो उस प्रॉमिस को इन्फोर्स करवाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल 27 में मिस्टर जी ने टेम्पल रेनोवेशन के लिए पैसे देने का वादा किया, सेक्रेटरी ने उस भरोसे पर कॉन्ट्रैक्टर्स लगा दिए। तो अब सेक्रेटरी वो पैसा जी से मांग सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिर्फ कमर्शियल एक्सचेंज तक ही लिमिटेड नहीं है। हाँ, ये रिलेशनशिप्स, पास्ट एक्शंस, गिफ्ट्स और कुछ स्पेसिफिक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी रिकॉग्नाइज करता है। सही। तो इस सब डिस्कशन का निचोड़ क्या है? यही कि हाँ, कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, फाउंडेशन है। नो डाउट। लेकिन कानून एकदम रिजिड नहीं है। कुछ खास सिचुएशंस को पहचाना गया है जहां बिना कंसिडरेशन के भी अग्रीमेंट्स को वैलिड माना जाता है। बिल्कुल। आमतौर पे जहां कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हो, जैसे क्लोज रिलेशन, पास्ट हेल्प, मॉरल ऑब्लिगेशन को एक्नॉलेज करना, या फिर एजेंसी, बेलमेंट जैसे स्पेसिफिक लीगल सेटअप्स। हाँ। और ये डिस्कशन एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। ये एक्सेप्शंस दिखाते हैं कि लीगल सिस्टम कितना प्रैक्टिकल और फेयर होने की कोशिश करता है, समझता है कि हर ट्रांजैक्शन सिर्फ बिजनेस नहीं होता। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के दौर में, बदलते समाज में, ऐसी और भी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां बिना कंसिडरेशन के किए गए प्रोमिसेस को लीगल वैलिडिटी मिलनी चाहिए, भले ही वो अभी सेक्शन 25 में एक्सप्लिसिटली ना लिखी हो। इस पर विचार किया जा सकता है।